हे व्यूअर्स, वेलकम टू दी आज का ज्ञान सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर स्टॉक। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मल्टी बैगर स्टॉक सबसे पहले होते क्या हैं और इस शेयर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मल्टी बैगर स्टॉक्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में उनको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। बाकी हमने अपने जो आज का ज्ञान सीरीज़ है उसमें हमने काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं। लास्ट वीक भी एक वीडियो आया था ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, तो आप चाहें तो वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होते हैं। तो अगर सबसे पहले ये बात करें कि मल्टी बैगर स्टॉक वो होते हैं जो कि बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जिस प्राइस पे आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था या उस जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा था उससे काफ़ी गुना आपको रिटर्न उस शेयर ने आपको दिया हो, उसको हम कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। ये शेयर जो होते हैं या फिर कह लें कि ये स्टॉक जो होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं क्योंकि इनके जो आप कह सकते हैं कि इसमें डेवलपमेंट पोटेंशियल या ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो कंपनीज होती हैं इनके जो मैनेजमेंट होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। और अगर हम लोग ये बात करें तो ऐसी कंपनीज जो है वो रातों रात स्टैब्लिश नहीं होती है। इनको काफ़ी टाइम लगा होता है ऑलरेडी अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने में। आप कह सकते हैं कि ये डेली बेसिस पे हमें पता भी नहीं होता है कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है या फिर ये शेयर एग्जिस्ट करते हैं, बट जिन्होंने इस शेयर को पहचाना होगा पहले, उनको आज के डेट में काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बना के दिया होगा ऐसे शेयर ने। तो वही है कि बहुत ज़रूरी है सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे तो हम प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं बना पाएंगे। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जो अच्छे शेयर्स थे या अच्छे कंपनीज जो भी थे वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, नहीं, अभी भी काफ़ी ऐसी कंपनीज है और उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए भी हैं। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स या मल्टी बैगर शेयर करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर आपको काफ़ी सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो के बाद आप खुद से भी अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च खुद करेंगे और आपको एक अच्छा खासा आपको खुद पता चलेगा, नहीं ये कंपनी मल्टी बैगर है या फिर ये स्टॉक मल्टी बैगर है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में वही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब अगर हम लोग वीडियो में बात करें आगे की तरफ, तो ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी गारंटी देगा कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनेंगे ही बनेंगे। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हम किस तरीके के शेयर के बारे में रिसर्च या एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही है कि हम इस वीडियो के थ्रू जो भी चीज़ें हैं वो हम जानेंगे आगे की, किस तरीके से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। बाकी यहाँ पे कोई आपको किसी भी तरह का गारंटी नहीं दे सकता है। तो अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करें जो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो दैट मीन्स आपको जब भी आप पिक करते हैं तो सबसे पहले स्टॉक नहीं, आपको इंडस्ट्री, सबसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि सिर्फ स्टॉक अच्छे नहीं हो, आपको इंडस्ट्री भी जो है वो बेटर हो, कि इंडस्ट्री में किस टाइप के न्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है। दैट मीन्स क्या ट्रेंड होने वाले हैं आने वाले टाइम में, आपको उस इंडस्ट्री में किस टाइप से आपको प्रॉफिट हो सकता है, उन सब बारे में रिसर्च करना होता है। वहीं अगर एग्जाम्पल ले तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा जोर डाला जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में आप देख सकेंगे कि जो ऐसे वाले जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जितनी कंपनीज है या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्रीज है, व्हीकल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो आगे आने वाले दिनों में ऐसे इंडस्ट्रीज जो हैं वो काफ़ी ग्रोथ के फेज़ में जाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए कि क्या जिस इंडस्ट्री में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले, वो कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं एंड उस इंडस्ट्री में किस टाइप के न्यूज़ चल रहा है और आने वाले दिनों में किस टाइप की प्रॉफिट या किस टाइप की ग्रोथ उस इंडस्ट्री में होने वाले हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देख के करते हैं तो आपको फिर उसी हिसाब से फ़ायदा होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा तो बेशक उस इंडस्ट्री के उस स्टॉक को तो फायदा होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ट्रेंड के ऊपर ध्यान रखना होता है।
अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनीज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं वो कैसे हैं। तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमें बहुत ही डीप डाइव करना होता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। दैट मीन्स अगर उस कंपनी के अंडर कोई प्रोडक्ट है तो वो किस टाइप से परफॉर्म कर रहा है मार्केट के हिसाब से, अगर जो कस्टमर्स हैं उनके डिमांड के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। फंडामेंटली उनकी जो कॉम्पिटेंसीज है वो कैसे हैं वो हमें देखना होता है। बाकी अभी उन्होंने क्या करंटली कोई इनोवेशन किया है अपने जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें या नहीं किया है, तो ये सारी भी चीज़ें देखने की होती है। और कितने उसके चांसेस हैं, अगर उस कंपनी ने, अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन इनोवेटिव तरीके से कुछ किया है या फिर कस्टमर के डिमांड पे या फिर आप कह लें कि उनके ज़रूरत के हिसाब से अगर चेंजेस किए हैं, तो फिर क्या उस प्रोडक्ट का आगे ग्रोथ है, अगर एक्सपेंशन है तो ग्रोथ है या नहीं है, वो सारी चीज़ें देखनी होती है। उनके जो R&D डिपार्टमेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ हमें देखना होता है। और हमेशा ये ध्यान में रखना होता है कि कंपनी जो है वो साथ साथ आप कहें कि डिमांड के हिसाब से ही चले, ये नहीं कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी है बट उस इंडस्ट्री के उस कंपनी की बात करें तो वो कंपनी चुपचाप से कुछ नहीं कर रही है कस्टमर के अकॉर्डिंग, या फिर कस्टमर की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से वो कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कोई इनोवेशन लेके नहीं आ रही है, कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं दिखा रही है, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती है कि वो कंपनी पीछे रह जाती है और बाकी जो उस इंडस्ट्री के बाकी जो कंपनीज होते हैं वो आगे चले जाते हैं। तो इस हिसाब से बाकी कंपनीज परफॉर्म अच्छा कर जाती है और एक पर्टिकुलर कंपनी जो है विदाउट इनोवेशन या विदाउट बाकी चीज़ें किए हुए वो फिर पीछे रह जाते हैं। एंड वहीं पे जो कंपनीज या फिर जो शेयर हम कह लें वो उस टाइप से परफॉर्म या रिटर्न करके नहीं देते हैं। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि क्या कितना डेट है किसी भी कंपनी के ऊपर, क्या बहुत ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो तो नहीं है किसी कंपनी के ऊपर। अगर किसी कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट होते हैं तो वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ में या उनके रिटर्न्स में उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जब भी हो ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कंपनी के पास एटलीस्ट 0.5 से लेस होने चाहिए जो भी उनके डेट इक्विटी रेशियोज हैं, ताकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इस पॉइंट में या फिर आप कह सकते हैं ये जो नंबर्स है इससे अगर लो है तो हम इसको मान सकते हैं कि लोअर डेट कैटेगरी में कोई भी कंपनी आती है। और यहाँ पे कंपनी के पास कैश फ्लो होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा उनके पास डेट है तो वो अपने कंपनी के ग्रोथ में बाकी चीज़ें नहीं लगा पाएंगे और फिर उनका जो है जितना भी कैश फ्लो उनके पास होना ज़रूरी है। बिकॉज अगर कैश फ्लो होगा उनके पास तभी वो अपने उससे जो भी है पोटेंशियल ग्रोथ में या फिर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ में उन सब चीज़ों को लगा सकते हैं। अदरवाइज जो डेट है उन्हीं को वो जितना भी कर्ज है उनके पास उन्हीं को वो चुकाने में फिर रह जाते हैं। तो यहाँ पे फिर कंपनी के लिए या फिर शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ हो जाता है। बात करें तो ये जो कैश फ्लोज होते हैं कंपनी के पास तो वो यूज़ करते हैं अपने जो भी एक्सपेंशन है बिजनेस एक्सपेंशन में या फिर डिविडेंड पे करने में, तो इन सब चीज़ों में फिर वो यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनी है उसके उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट ना हो, क्योंकि अगर उनके ऊपर ज़्यादा डेट होगा तो कंपनी उन सब चीज़ों में फिर क्या है कि अपने ग्रोथ में एक रुकावट आ जाती है। और उस चक्कर में क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके भी जो स्टॉक उन्होंने लिए हुए हैं या जो शेयर्स लिए हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे मंदी या फिर वैसा रिटर्न नहीं रहा, कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर आप कहेंगे कि जो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी परफॉर्म करती है वो वैसा परफॉर्म करके नहीं देंगी। एंड फिर उसके बाद जो रिटर्न है वो हमें कम मिलते हैं। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ निकल के आता है कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग होना ज़रूरी है कंपनी में। क्योंकि जब भी हम लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग उसके शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या सिर्फ कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के ऊपर क्योंकि जो कंपनीज जिन्होंने इस्टेब्लिश किया है या फिर जिनका हाथ रहा है कंपनी को खड़े करने में, बिकॉज हमने उनके ऊपर भरोसा दिखाया कि जो लोग हैं वो मेहनत करेंगे, लोग उसमें अपना जो भी है एफर्ट डालेंगे और कंपनी ग्रो करेगी। एंड जब कंपनी ग्रो करेगी तो उसके बेसिस पे हमें जो है हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है उसके बेसिस पे हमें रिटर्न मिलेगा। तो हम कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, हम उनके जो लोग होते हैं हम उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर अगर बात करें
कि अगर कोई कंपनी ऐसी है और जिनके आप कह सकते हैं कि जिनके फाउंडर थे या फिर जिनके प्रमोटर्स हैं वही लोग अगर बार बार डिफ़ॉल्टर हो गए या फिर उन्होंने जो भी बिजनेस मॉडल जो भी बिजनेस था उन उसको स्किप कर दिया या फिर किसी और को हैंड ओवर कर दिया, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए या फिर आप कह सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो दिक्कत आ जाती है। बात करें अगर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग के परसेंटेज की, तो मैक्सिमम अगर प्रमोटर्स के पास उनकी शेयर होल्डिंग है तो भी हमें एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ये दिखती है कि कंपनी या प्रमोटर को काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से वो ग्रो कर सकते हैं कंपनी को। और उसके बेसिस पे हमें एक पॉजिटिव चीज़ ये भी मिलता है कि हाँ भाई, जब प्रमोटर को उनके बिजनेस के ऊपर या फिर उनके कंपनी के ऊपर भरोसा है कि रिटर्न वो अच्छा करेंगे, ग्रो अच्छा करेंगे, तो दैट मीन्स अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें भी उसी हिसाब से फ़ायदा होगा या फिर हमें उसी हिसाब से जो है वो रिटर्न मिलेगा। अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जिसका बिजनेस मॉडल बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि फिर वहाँ पे ये है कि कंपनीज ने बहुत जल्दी जल्दी अपने बिजनेस मॉडल चेंज किए और फिर किसी एक चीज़ पे वो किसी नीश में वो रहे नहीं, और उसके चक्कर में क्या होता है कि जो आप कह सकते हैं कस्टमर्स हैं उनके माइंड में भी उनके बारे में अच्छा जो है, एक आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फिगर नहीं बना, या फिर उनके प्रोडक्ट के बारे में जो उनका ब्रांड है उसके बारे में लोगों के दिमाग में छपा नहीं, और तब तक उन्होंने दूसरा बिजनेस मॉडल अपना लिया। तो यहाँ पे चीज़ें नहीं करनी होती ऐसी। तो अगर कंपनीज ऐसा कर रहे हैं या प्रमोटर्स ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो भी हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हम जैसे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये भी एक नेगेटिव पॉइंट साबित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो उनका ईपीएस है, दैट मीन्स अर्निंग पर शेयर कह लें या फिर आप अर्निंग ग्रोथ कह लें, वो काफ़ी हेल्दी होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो तभी प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर जब कंपनी कोई प्रॉफिट बना रही है। क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी हमें उनके उसके बदले में अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, तभी हमें कंपनी जो है वो डिविडेंड भी तभी प्रोवाइड करती है अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर किसी मल्टी बैगर स्टॉक का आप कह सकते हैं कि अर्निंग काफ़ी अच्छा है, अगर हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है क्योंकि उनके जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें काफ़ी अच्छा खासा एक ग्रो आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी जो मॉडल्स हैं उनमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बाकी आप चाहें तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है उससे भी आप ईपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब हम लोग बाकी वेबसाइट्स पे जाते हैं जैसे मनी कंट्रोल हो गए एंड काफ़ी सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे आप जाके चेक करेंगे ईपीएस, तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ मिलता है। बट इसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेके आएंगे कि ईपीएस क्या होते हैं या बाकी जो रेशियोज होते हैं, जो हम लोग हमेशा जितने भी वीडियोस में आपने देखे होंगे हम रेशियोज के बारे में हम बात करते हैं, तो वो सारे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वो हम बहुत ही जल्द ऐसे वीडियोस लेके आएंगे। बट अगर अभी बात करें इस वीडियो में, तो जो ईपीएस है वो ईपीएस आप देख सकते हैं कि जितने भी आप यहाँ पे नंबर्स आप देखेंगे, तो आप जो नंबर्स देखेंगे वो जितने भी अच्छे नंबर्स देखेंगे वो यही डिपेंड करता है, उसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की ग्रोथ कैसी रही है, और इसी के बेसिस पे हम ईपीएस निकालते हैं। तो हमने जैसा बताया आपको ईपीएस चाहे तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, अदरवाइज आपको कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी मिलता है। तो अगर बात करें कि ईपीएस इंडिकेट किस चीज़ को करता है, तो जो भी शेयर्स जो कंपनी के पास है उसके बेसिस पे जो उनकी अर्निंग होती है उसी को हम लोग कहते हैं ईपीएस। तो इसके ऊपर आपको एक जो भी है वो सेपरेट आपको वीडियोस बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर, या आप कह लें जो नेक्स्ट इसके तो यहाँ हम लोग बात करेंगे इवेल्युएट स्टॉक्स दैट आर अंडर वैल्यूड। यहाँ पे अगर स्टॉक की हम लोग बात करें तो हमेशा हमें ये देखना नहीं होता है कि ओवर वैल्यूड ही हो या फिर आप कहें कि फेयरली वैल्यूड ही प्राइस होने चाहिए। यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना होता है कुछ शेयर्स ऐसे जो कि अंडर वैल्यूड हैं, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि जो लो वैल्यूएशन के जो शेयर्स होते हैं वो हमेशा ख़राब ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर ओवर वैल्यूड शेयर्स के ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट करें तो वो कभी भी और बर्स्ट हो सकता है। तो वहीं हम लोग बात करें कभी भी ओवर वैल्यूड अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ओवर वैल्यूड शेयर्स पे, और अचानक से कभी उसमें आप कह सकते हैं कि गिरावट अगर आती है या डिक्लाइन आता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से हमें जो अंडर वैल्यूड शेयर्स हैं
उनके हमें बस यही देखना होता है कि अगर कोई शेयर अंडर वैल्यूड जा रहा है बट उनके अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, उनके फ्यूचर ग्रोथ है, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले वो ओवर वैल्यूड हो या सिर्फ फेयरली वैल्यूड हो। अंडर वैल्यूड भी है तो आपको अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं वो शेयर, और अगर आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा उसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा आने वाला है टाइम में, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अब अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी पेशेंट। किसी भी अगर आप मल्टी बैगर शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको नुकसान होने वाला है, बट अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो आपको थोड़ा सा उसमें पेशेंट रखना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप उसमें बहुत ही फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस करते हैं, भले ही आपको कोई भी जो भी जिस भी अमाउंट पे आप निकलना चाह रहे हैं, जिस भी आप कह सकते हैं कि जितना भी आपको जो प्रॉफिट बना है, अगर शॉर्ट टर्म में आप निकलना चाह रहे हैं तो उस टाइप के आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जितना आपको मिलना चाहिए। इस केस में आपको यही होगा कि बहुत कम टाइम में आप अगर आप शॉर्ट टर्म में घुस रहे हैं और शॉर्ट टर्म में निकल रहे हैं ऐसे मल्टी बैगर शेयर्स से, तो आपको उस टाइप के फ़ायदे नहीं होंगे, और आपको फिर बाद में पछतावा होगा कि नहीं, हमें इसमें अगर हमने होल्ड किया होता तो हमें और अच्छा खासा रिटर्न मिलता। तो हमेशा अगर हम लोग बात करें तो कोई भी, अगर आप विनर के साथ अगर लंबे टाइम तक के लिए रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप भी विनर बनते हैं। तो उसी हिसाब से कभी भी अगर हम लोग मल्टी बैगर शेयर फाइंड आउट करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा हमें लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही सोच के चलना होता है। क्योंकि मल्टी बैगर शेयर्स जो होते हैं वो रातों रात ये नहीं कि आज हमने इसमें इन्वेस्ट किया है कल हमारा पैसा डबल करके वो दे देंगे, नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है, जैसा हमने बात भी किया है पिछले जो भी स्लाइड्स थे उसमें, कि हमें फंडामेंटली भी देखना होता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, नहीं है, क्या है। बाकी सारी चीज़ें जैसे ईपीएस हो गए वो भी देखना होता है। तो अगर हमने इतनी मेहनत की है तो हम क्यों, हमने 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन 2 दिन लगा के इतना मेहनत किया जब हमें 1 या 2 दिन ही उस शेयर को होल्ड करना है। क्योंकि अच्छे शेयर्स हैं, अच्छे शेयर्स के साथ आप आगे रहेंगे तो आपको भी उसी तरीके से फ़ायदा होगा। बाकी आज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी तरीके से कुछ भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत लगे तो हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी हमने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे डाले हुए हैं जिसमें हमने देखे कि काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आया, शायद लोगों को चीज़ें पसंद नहीं आ रही है या फिर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम उसको और अच्छे तरीके से थोड़ा, आप कह सकें कि बेहतर से बेहतरीन करें और आप लोगों के लिए लेके आए, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होते हैं ये सारे। तो आपको ये सारे वीडियोज़ देखने चाहिए। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब लोग अपना ध्यान रखें।